नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। आज के एपिसोड में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे। आज हम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चरम पर पहुंचे तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को लगातार लग रहे बड़े झटकों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि कम से कम 300 रोहिंग्याओं को ले जा रही नाव अचानक कहां गायब हो गई। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त के अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल भूटान यात्रा के बाद लौटे स्वदेश। थिम्पू में भूटान के चौथे नरेश से की मुलाकात। चांगलिमथांग स्टेडियम में आयोजित कालचक्र अभिषेक समारोह में हुए शामिल। दोनों देशों का मैत्री संबंध और मजबूत करने पर जोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गैबोरोन में अपने समकक्ष ड्यूमा बोको के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों का आपसी सहयोग और एकजुटता पर जोर। स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ समझौता ज्ञापन। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जंग भड़कने की आशंका। ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े विमानवाहक पोत को कैरेबियन सी में उतारा। वेनेजुएला ने भी तैनात किए एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रिटेन और कनाडा ने अमेरिकी कार्रवाई को बताया अवैध। कंबोडिया थाईलैंड के बीच चरम पर तनाव। सीमा पर ताजा झड़प, कम से कम 5 लोग घायल। कंबोडियाई पीएम ने एक सैनिक के मरने की पुष्टि की। दोनों ने एक दूसरे पर लगाया उकसावे की कार्रवाई का आरोप। तुर्की का सैन्य कार्गो विमान जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त। 20 सैनिकों की मौत। सैन्य कार्गो विमान ने अजरबैजान से तुर्की के लिए भरी थी उड़ान। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दूसरे दिन वहां के चौथे राजा जिग्मे सिंगमे वांगचुक से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष सहयोग और कनेक्टिविटी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भारत भूटान साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर बल दिया और गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना की प्रगति की सराहना की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दूसरे दिन थिम्पू के चांगलिमथांग स्टेडियम में आयोजित कालचक्र अभिषेक समारोह में हिस्सा लिया। ये 3 दिवसीय महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म का व्यापक अनुष्ठान है, जो आत्मज्ञान हासिल करने के लिए विशिष्ट ध्यान साधना करने की शक्ति प्रदान करता है। कालचक्र दीक्षा समय ब्रह्मांड और मानवीय अनुभव के मिलन का प्रतीक है। कालचक्र अभिषेक समारोह की अध्यक्षता परम पूज्य जे खेम्पो कर रहे हैं। और आइए अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। दोनों ओर की सेनाएं पूरी तरह तैनात हो चुकी हैं। किसी भी वक्त यहां बड़ा सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी तनाव है। ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश अमेरिका के कदमों से नाखुश दिख रहे हैं। एक छोटी सी चिंगारी कभी भी यहां पूर्ण युद्ध में बदल सकती है। आइए आपको इस संबंध में एक ताजा रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। अमेरिकी सैन्य का बढ़ता जमावड़ा, बदले में वेनेजुएला की तैयारी किसी बड़ी जंग की आहट है या बात सिर्फ ड्रग कार्टेल को उखाड़ फेंकने तक ही सीमित रहेगी। यूक्रेन सूडान गाजा संघर्ष के बीच वेनेजुएला के निकट दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की धमक ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वैसे तो इसकी तैनाती को ड्रग तस्करी को रोकने के आदेश के नाम पर किया गया है, लेकिन कनाडा और ब्रिटेन ने अमेरिका के इन कदमों को अवैध बताते हुए कहा है कि ये न्यायोत्तर हत्याओं की श्रेणी में आते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कनाडा के बाद ब्रिटेन ने भी अमेरिका के साथ संदिग्ध ड्रग तस्करी नौकाओं की जानकारी साझा करना बंद कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय कैरेबियन और पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में बृहद सैन्य अभियान चला रहे हैं। इसमें अमेरिकी नौसेना और वायुसेना को ड्रग तस्करी रोकने के लिए लगाया गया है। सितंबर की शुरुआत से अमेरिकी बलों ने इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में कम से कम 19 जहाजों पर हमले किए हैं, जिनमें से 76 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अब तक ये साबित नहीं हो पाया है कि अमेरिका ने जिन नौकाओं पर हमले किए हैं वे ड्रग तस्करी में शामिल थे। जबकि वेनेजुएला को लगता है कि अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का असली उद्देश्य राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाना है। अमेरिका मादुरो पर धोखाधड़ी से चुनाव जीतने का आरोप लगाता है। इसके अलावा मादुरो पर ड्रग तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क से जुड़े होने के भी आरोप हैं। इसलिए अमेरिका ने मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम भी रखा है। हालांकि मादुरो इन सभी आरोपों को सख्ती से खारिज करते हैं। बढ़ती तनातनी के बीच वेनेजुएला भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। अपने तटीय इलाकों में व्यापक सैन्य तैनाती की घोषणा की है। वेनेजुएला की ओर से बाकायदा सैन्य अभ्यास भी किया जा रहा है। वेनेजुएला ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तख्ता पलट की कोशिश हुई तो लाखों बंदूकधारी अमेरिका की ओर कूच कर देंगे। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा कि थल, जल, वायु, नदी और मिसाइल बलों के साथ साथ सिविल मिलिशिया को भी सक्रिय किया जा रहा है। रूस ने अमेरिका के कदम की कड़ी निंदा करते हुए वेनेजुएला की नौकाओं पर अमेरिकी हमलों को अवैध और अस्वीकार बताया है। अमेरिका लंबे समय से इस क्षेत्र में ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ अभियान चला रहा था, जिसमें ब्रिटेन और कनाडा उसके सहयोगी थे। पहले इस क्षेत्र में तस्करों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब अमेरिकी सेना सीधे हवाई और नौसैनिक हमले कर रही है। जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात कूटनीतिक तनाव से आगे बढ़कर सैन्य टकराव की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हम देख रहे हैं कि काफ़ी वहाँ पर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की ओर से दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत वहाँ पर तैनात किया गया है। वेनेजुएला के जो मिलिशिया हैं वो तैनात हो गए हैं। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी, बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, वहाँ पर तनाव पिछले कुछ सप्ताह से नहीं, पिछले कुछ महीनों से बहुत बढ़ गया है। और जैसे आपने बताया, अपनी रिपोर्ट में बताया, गिराल्ड आर फोर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहाँ पर वो उसको नियुक्त कर दिया गया, वहाँ पर उसे तैनात कर दिया गया है। और बहुत से वहाँ के जो पड़ोसी देश हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वहाँ से भी वो अमेरिका की सहमति भरते हैं। परंतु और बहुत सारे देश हैं जिन्होंने उनकी निंदा की है। और तनाव तो ऐसा प्रतीत होता है बिल्कुल चरम सीमा तक पहुंच गया है। आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कितने वहाँ पर उन्होंने ड्रग कार्टेल्स के नाम पर कितने सारी बोट्स हैं वहाँ पर उनको मारकर डुबो दिया है। बहुत से लोगों की वहाँ पर मृत्यु भी हुई है। और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उन्होंने नार्को टेररिस्ट करार दिया है, जो ये इसकी सहायता करते हैं, जो वहाँ पर नारकोटिक्स का है, ड्रग्स का जो वहाँ पर व्यापार होता है, आदान प्रदान होता है, उसमें वो उसमें लगे हुए हैं। और जो उनका इलेक्शन है वो भी एकदम नाजायज़ इलेक्शन था, तो वो रेजिम चेंज के लिए भी वहाँ पर मांग करते हैं। तो ये इन सभी कारणों से बहुत उनके वेनेजुएला के विरुद्ध वो खड़े हैं। परंतु और देश हैं, जैसे आपने बताया, जो अभी रूस है, चीन है, ईरान है, ये सब वेनेजुएला के सहयोग में उतर आए हैं। अशोक जी, ब्रिटेन और कनाडा जैसे जो देश हैं वो भी कहीं ना कहीं अब अमेरिका के इस कदम के खिलाफ जा रहे हैं। उनके जो बयान आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू उभर कर आया है, क्योंकि ब्रिटेन तो हमेशा से कभी भी अमेरिका के विरुद्ध नहीं गया है। और कहीं आपको याद होगा, चाहे वो इराक वॉर हो, इराक कॉन्फ्लिक्ट हो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो, सद्दाम हुसैन के, पूरी दुनिया कह रही थी जो नहीं है कुछ भी वहाँ पर, परंतु ब्रिटेन ने फिर भी साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया। तो ब्रिटेन कभी अमेरिका के विरुद्ध ऐसे जाता नहीं है। कनाडा के साथ भी, कनाडा भी बहुत अभिन्न मित्र है, परंतु जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं तब से कनाडा के साथ संबंध उनके खराब हो गए हैं।
और थोड़ा बहुत ब्रिटेन के साथ भी संबंध कुछ इतने अच्छे नहीं रहे। वो भी थोड़ा सा कारण हो सकता है, परंतु ये तो मेरे विचार से जो भी दुनिया के देश हैं वो यही मानते हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। क्योंकि अपने आप ये निर्णय करना, निश्चित करना, जो यहाँ पर ये ड्रग्स आ रहे हैं उनके ऊपर आप हमला बोल देना, तो ये किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ इसको मिला नहीं पाया जा सकता। अशोक जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो वेनेजुएला के मादुरो की ओर से भी बार बार कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है वो वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। ये ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ जो है लड़ाई, ये केवल एक बहाना है। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये उनका कहना है जो ये रेजिम चेंज वहाँ पर कराना चाहते हैं। और उन्होंने, राष्ट्रपति ट्रंप ने CIA को ये भी कह दिया है जो वहाँ पर एक वो अपना कुछ एक्टिविटीज़ करें, वेनेजुएला में एक्टिविटीज़ करें जिससे कि ड्रग कार्टेल्स के विरुद्ध काम किया जाए। और क्योंकि राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उन्होंने नार्को टेररिस्ट करार दिया है, जो वो भी एक टेररिस्ट हैं, आतंकी हैं और नारकोटिक्स की, ड्रग्स की है, उसकी वो तिजारत में, उसके वो व्यापार में खुद संलग्न है। तो इसीलिए जो CIA को भी ये आदेश दिया है, ये यही है जो इसको निकोलस मदुरो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको वहाँ से जगह से हटाया जाए। और चाहे अभी जो जिनको अभी नोबेल पीस प्राइज मिला है मरिया मचाडो को, उनको या फिर और कोई जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हो उनको वहाँ पर किया जाए, तो ये बिल्कुल ठीक बात वो कह रहे हैं। अशोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ। सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस लगातार यूक्रेन को एक के बाद एक बड़े झटके दे रहा है। जेलेंस्की की सेना लगातार पुतिन की सेना से मार खा रही है। ताज़ा घटनाक्रम में रूसी सेना यूक्रेन के एक और बड़े इलाके में घुस गई है। यूक्रेन ने भी माना है कि रूस कई मोर्चों पर एक साथ कामयाब हो रहा है। युद्ध पहले से भी ज्यादा भीषण हो गया है। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। शांति वार्ता के रुक जाने के बाद से यूक्रेन का युद्ध और गर्मा गया है, जहां एक ओर रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा स्रोतों को निशाना बनाकर ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर कई स्थानों पर निर्णायक घमासान जारी है। पूर्वी यूक्रेन के प्रोकोवोस्क और कुपियांस्क में बड़ी बढ़त बनाने के बाद रूसी सेना ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ज़पोरिज़िया में भी यूक्रेनी सेना को बड़ा झटका दिया है।
खुद यूक्रेन ने माना है कि दक्षिणी ज़ैपोरिज़िया के कुछ हिस्सों में स्थिति बेहद खतरनाक है, जिसके चलते यूक्रेनी सेना को 5 गांव से पीछे हटना पड़ा है। यूक्रेनी सेना का कहना है कि खराब मौसम और घने कोहरे का फायदा उठाते हुए रूसी सेना ने ये सफलता हासिल की है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी माना है कि ज़ैपोरिज़िया और पोक्रोव्स्क में स्थिति चिंताजनक है, लेकिन कुपियांस्क के हालात उनके पक्ष में हैं। रूस पिंसर मूवमेंट का उपयोग करते हुए पोक्रोव्स्क पर कब्जे के बेहद करीब है। उधर रूसी सेना ने पूरी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में सुखी यार से यूक्रेनी सेना को खदेड़ देने का दावा किया है। सुखी यार पोक्रोव्स्क और मिनोहद के दक्षिण में स्थित एक छोटी सी बस्ती है। इस बीच ऊर्जा स्रोतों को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी है। यूक्रेनी सेना ने रूस के स्टालरोप क्राइक संयंत्र को निशाना बनाने का दावा किया है। यूक्रेन ने ड्रोन से किए गए हमले के बाद संयंत्र में आग लग जाने की बात कही है। रूस ने मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों को विफल करने का दावा किया है। इससे पहले यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर रूसी हमलों की नई लहर से यूक्रेन के अधिकांश क्षेत्र अंधेरे में डूब गए थे। पोल्टावा और खार्किव क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ऊर्जा संकट के बीच यूक्रेन सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के बीच एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। तेज होते हमलों के बीच रूस इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। 23 जुलाई के बाद से दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत नहीं हुई है। इस बैठक में यूक्रेन ने अगस्त में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात की पेशकश की थी, लेकिन रूस ने इसे खारिज कर दिया था। इस बीच क्रेमलिन ने इस बात की पुष्टि की है कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल और क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी यूशाको के बीच संपर्क हुआ था, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो पाई थी। एक अखबार ने दावा किया था कि ब्रिटेन ने रूस के साथ इस डर के साथ बैक डोर चैनल खोलने का प्रयास किया था कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन के हितों को दरकिनार कर सकता है। रूस का कहना है कि ब्रिटेन रूस का पक्ष सुनने को तैयार नहीं था। उधर ऑस्ट्रेलिया में रूस को बड़ा झटका लगा है। मॉस्को ने नए दूतावास के लिए लीज रद्द किए जाने के ऑस्ट्रेलियाई सरकार के फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। अशोक जी, ये जो खबरें आ रही हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर के, पहले डोनियास्क के इलाके में ये खबर आई थी कि रूस आगे बढ़ा है, अब जापोरिज़िया में भी खबर आ रही है कि यूक्रेनी सेना वहाँ से पीछे हट रही है। क्या कुछ कहेंगे, ये शांति वार्ता से अलग रूस अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में पूरा का पूरा फोकस कर रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये जब राष्ट्रपति ट्रंप आए थे तो उन्होंने कहा था मैं आने के बाद 24 घंटे में इस युद्ध में सुलह करा दूंगा, पर अब कितने महीने हो गए, 10 महीने से ऊपर हो गए हैं, परंतु अभी तक वो कुछ नहीं करा पाए हैं। प्रयास उन्होंने किया है, ये मैं नहीं कहूँगा जो प्रयास उन्होंने नहीं किया, प्रयास किया है। और एक बारी रूस के ऊपर रोसनेफ्ट और लुकोइल, उसकी जो 2 बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, उनके एक्सपोर्ट्स पर उन्होंने बंदिश भी लगाई है, परंतु फिर भी उसका फायदा नहीं हुआ है। जब से मुलाकात हुई है राष्ट्रपति ट्रंप की और राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में, एंकरेज में, उसके बाद तो रूस ने और ज़्यादा वहाँ पर हमले और ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं और उसी का ये नतीजा देख रहे हैं जो आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, पोक्रोव्स्क में, कुपियांस्क में, ज़पोरिज़िया में। देखिए, पर ऐसा है जो यूक्रेन का जो कहना है वो थोड़ा सा इससे अंतर है। जो ठीक है, रूस को बढ़त हासिल हो रही है, परंतु फिर भी जहाँ तक कि पोक्रोव्स्क का है, वो अभी तक उसके सैनिक वहाँ पर डटे हुए हैं। रूस ने करीब 1.5 लाख अपने सैनिक वहाँ पर लगाए हुए हैं, परंतु फिर भी बहुत कम उसको वहाँ पर सफलता मिल रही है। और कुपियांस्क में भी लड़ाई जारी है, अभी तक उसको सफलता नहीं मिल पाई है। और यूक्रेन भी अपना काम कर रहा है, उसने बहुत ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो उसके मिलिट्री, रूस के मिलिट्री डिपोज हैं, रूस के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर कि ऑयल पाइपलाइंस हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, हार पहुंचाई है। परंतु ये बात ठीक है, जो एडवांटेज अभी रूस के पास है जब हम बात करते हैं जो डोनबास में जो लड़ाई हो रही है। अशोक जी, इस सब के बीच रूस ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये बयान देना शुरू कर दिया है कि इस्तांबुल में वो बातचीत के लिए तैयार है। तो क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में कुछ शांति वार्ता की दिशा में कोई कदम आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम? देखिए, अगर इस युद्ध का समाधान निकालना है तो बातचीत से ही होगा, क्योंकि मिलिट्री पर तो हमने ये देख लिया है, 3.5-4 साल होने को आ गए हैं, ना
रूस यूक्रेन को हराने में सफल हो पाया है और ना ही यूक्रेन अपने को पूरी तरीके से बचाने में, और ऐसी चोट रूस को मार डालने के लिए जिससे कि रूस पीछे हट जाए या सहम जाए, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो जिसे कहा जाता है, हालांकि मैं ये तो नहीं कहूंगा जो स्टेलमेट हो गया है, क्योंकि अभी एडवांटेज रशिया है, परंतु फिर भी ये वॉर ऑफ एट्रिशन हो गई है, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और बहुत ही धीरे धीरे करके रूस आगे बढ़ रहा है। तो और रूस को अपने आप, जैसे मैंने कहा, नुकसान हो रहा है, उसके अपने सैनिक भी मारे जा रहे हैं। अगर एक छोटे से शहर को लेने के लिए, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण शहर है वो पखरोस, उसमें उसको 1.5 लाख लोग वहां पर लगाने पड़ते हैं। तो मतलब वॉर जो युद्ध है वो उसके फेवर में इतना नहीं जा रही है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो रूस भी ये सोचेगा, मेरी जो पोजीशन है फ्रंट लाइन पर, बॉर्डर्स पर, बड़ी सशक्त है, बड़ी मजबूत है, तो अभी हम बातचीत कर लें और जो भी इलाका हमने लिया है 18-20% यूक्रेन से, वो अपने पास हम रख पाए, तो ये उनके लिए फायदे की बात होगी। अशोक जी, इस सब के बीच प्रेसिडेंट ट्रम्प या अमेरिका की ओर से उस तरह की एक्टिवनेस नहीं दिख रही है। क्या हम कहेंगे कि वो थक गए इन दोनों के बीच में बातचीत करवाना और शांति वार्ता की कोशिश को लेकर के? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है जो वो सुलह कराने के लिए, संधि कराने के लिए अभी भी तत्पर हैं, परंतु कभी कभी ये भी होता है जो जब दोनों साइड एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रही हैं तो थोड़ा लड़ लें, तो फिर उनकी जो अपनी स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा शिथिल पड़ जाएंगे, तो उनमें शायद इंटरेस्ट ये ज्यादा होगा जो कैसे हम शांति की तरफ आए। तो शायद यही देखकर वो कर रहे हैं। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने दर्शकों के सामने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण दोनों ही विषयों पर साझा किया। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको दिखाएंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। म्यांमार और बांग्लादेश से बेहतर भविष्य की तलाश में अवैध रूप से दूसरे देशों में जाने की कोशिश करने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ एक और हादसा हुआ है। म्यांमार से लगभग 300 प्रवासियों को लेकर जा रही एक नाव थाईलैंड और मलेशिया की समुद्री सीमा के पास पलट गई। मलेशिया और थाईलैंड के बचाव कर्मियों ने कम से कम 1 दर्जन जीवित लोगों को बचाया है।
इस घटना में मंगलवार को कम से कम 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। 200 से ज्यादा लोग समुद्र में लापता हैं, जिनकी बचने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं अपुष्ट खबरों के अनुसार 200 से ज्यादा लोगों वाली दूसरी नाव की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। समुद्री टीमें इस लापता नाव को ढूंढने का काम कर रही हैं। तुर्की का एक सैन्य विमान क्रैश होने से तुर्की के 20 सैनिकों की मौत हो गई। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। सैन्य कार्गो विमान C-130 ने मंगलवार को अजरबैजान से तुर्की के लिए उड़ान भरी थी, जो जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मंगलवार को पेरिस में फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ बातचीत के बाद कहा कि फ्रांस फलस्तीनी प्राधिकरण को भविष्य के राज्य के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद करेगा। फ्रांस सहित कई प्रमुख पश्चिमी देशों ने सितंबर में औपचारिक रूप से फलस्तीनी राज्य को मान्यता दी थी। ताइवान ने बुधवार को तूफान फंगमोंग के आने से पहले 8,300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हालांकि तट पर टकराने से पहले तूफान काफी कमजोर पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का कहना है कि दोनों देश एक महत्वपूर्ण रक्षा संधि पर हस्ताक्षर करने के करीब हैं, जो सुरक्षा मुद्दों पर उनके पहले से ही घनिष्ठ सहयोग को और मजबूत करेगी। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ मिलकर इस समझौते पर सहमति जताई। ब्राजील के बेलेम में चल रहे COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील के दर्जनों स्थानीय प्रदर्शनकारी सम्मेलन स्थल में जबरन घुस गए, जहां उनकी प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्डों से भिड़ंत भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने जलवायु कार्रवाई और वन संरक्षण के नारे लगाते हुए उस परिसर में प्रवेश की मांग की, जहां दुनिया भर से आए हजारों प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। खबर दुनिया की के प्रायोजक थे देगी मिर्च का